ठीक है, तो हमने देख लिया था कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन आयन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी बात करेंगे हम लोग, बताइए? एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ। फोर्थ जो है आपका टॉपिक वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब आप समझिए। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि मान लेते हैं कि एसिड की आपको डेफिनेशन पता ही है। तो भाई एसिड का मतलब क्या हुआ कि भाई दो सब्सटेंस आर इजीली डोनेट H प्लस आयन, ठीक है, या फिर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर एसिड का मतलब क्या होता है वो आप सब मान लीजिए कि मेरे पास एक HCl मॉलिक्यूल्स है। तो HCl है क्या कि भाई वो H प्लस आसानी से दे देता है और Cl माइनस बना देता है। तो देखिएगा ये आपका एसिड है, तो H प्लस ये तो निकल गया, ये प्रोटॉन है आपका, क्या है ये? प्रोटॉन। तो ये जो निगेटिव आयन बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, देखिए ये एसिड है ना, तो इसका ये जो निगेटिव आयन बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। चलिए आ जाइए, ठीक है। मेरे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसके लिए हमने देखा कि H प्लस निकला। तो H प्लस निकलने के बाद जो बच जाता है, जैसे कि यहाँ पे Cl माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है सर, कॉन्जुगेट बेस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये रहा आपका CH3COOH। ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड है। और ये एसिटिक एसिड जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या बनाता है, एक H प्लस निकल जाता है, और जो H प्लस डोनर होते हैं उनको हम बोल देते हैं एसिड। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका एसिड हो गया। लेकिन H प्लस निकलने के बाद बचता क्या है वो देखिएगा, CH3COO माइनस। अब बताइए, अगर ये एसिड है और ये क्या है आपका प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये जो निगेटिव वाला पोर्शन बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बाकी लोग बोलते रहिएगा प्लीज, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करते रहना। तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया। चलो सर बहुत बढ़िया, ये कॉन्जुगेट बेस है। और कोई एसिड किसी को याद आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? H2SO4। चलिए बढ़िया है। और ये देखिएगा H2SO4 है, और यहाँ पे ये क्या कर देगा दोस्तों, H प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा HSO4। अब बताइए, यहाँ पर ये जो ये H प्लस है ये तो आपका प्रोटॉन हो गया, लेकिन HSO4 क्या है, देखिए H2SO4 आपका एसिड। तो ये क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस। क्या होगा इसका? कॉन्जुगेट बेस। अब बताओ, अगर मान लो कि आपको किसी भी एसिड से कॉन्जुगेट बेस निकालना बनाना है तो क्या करोगे, उसे एक H प्लस निकाल दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। सर चलिए बहुत बढ़िया। बात आती है यहाँ पर कि सर ये क्यों बता रहे हो एसिड बेस, क्योंकि हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं, तो कॉन्जुगेट बेस की भी बात करेंगे, एसिड की भी बात करेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। रीजन यहाँ पे क्या है समझिएगा, कि मान लेते हैं दोस्तों कि मेरे पास एक कोई एसिड सब्सटेंस है, ये क्या है आपका एसिड है, और एसिड का होने का मतलब क्या होगा कि भैया ये H प्लस डोनर होगा, H प्लस डोनर है। ठीक है सर, या फिर ये हो सकता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर कोई सब्सटेंस अगर लोन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो भी उसको बोल देते हैं कि देखो सर ये आपका क्या है, एसिड है। लेकिन हम बेसिकली फोकस इस वाले पे करेंगे, इस वाले को नहीं करेंगे। तो चलिए आ जाइए दोस्तों, अब ये वाला सेकेंड वाला एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एसिटिक एसिड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, यहाँ पर ये H, और ये क्या करा अपना H प्लस ये डोनेट कर दिया। जैसे ही H प्लस डोनेट करेगा तो आपको मिलेगा क्या, उसका कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। तो CH3CO और यहाँ पर O माइनस।
सुनते रहिएगा। देखो, अगर मान लीजिए कि ये आपका क्या था, एसिड था, और ये आपका क्या है, सीबी कॉन्जुगेट बेस। अगर आपका कॉन्जुगेट बेस क्या है, सीबी मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल, तब तो भैया ये जो एसिड है ना वो क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्गर एसिड। क्या होना चाहिए था, Stronger acid. रीजन क्या है उसका, सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबल है, ठीक है, तो हमने सर एक काम किया, एक बीकर लिया और उसमें हमने एक एसिड डाल दिया Ha करके, ठीक है। Ha क्या हुआ कि सर ये H प्लस प्लस A माइनस में ब्रेक हो गया, और ये A क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. ऑफ कोर्स कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर ये मान लीजिए कि लेस स्टेबल है, क्या है, लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल है तो ये क्या करेगा कि जो H प्लस इसने सॉल्यूशन में दिया है, अब मान लो कि लेस स्टेबल है, इसका मतलब जो H प्लस दिया है तो वो क्या कहेगा कि भैया हम पहले ही ठीक थे, H प्लस को वापस ले करके वो फिर वापस अपने HA फॉर्म में चला जाएगा, चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा। लेकिन आप अगर सोचो कि आपका ये जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर वो हाई मोर स्टेबल है, या हाँ चलिए वो बोल देते हैं मोर स्टेबल है, तो अब मोर स्टेबल होने का मतलब कि भैया ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वो अपने आप में पहले से ही स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस। तो अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन में ये H प्लस जो डोनेट किया है ना, ये वापस क्या करेगा, गेन नहीं करेगा। समझ गए आप लोग कि भैया वो वापस H प्लस को लेकर के फिर वापस एसिटिक एसिड में इस मॉलिक्यूल्स में वापस रिटर्न नहीं होगा। तो यानी कि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है, उतना ही ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। समझ गए आप लोग। तो क्या मैं यहां पर लिख दूं कि ध्यान से सुनिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग समझ गए कि भैया यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि देखो सर ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये वाला, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो जो सॉल्यूशन में H प्लस दे दिया है उसको लेगा नहीं, कहेगा तुझा भाई मैं तो ऐसे खुश हूँ, स्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर यही कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं होता तो कहता जो दिया हूं H प्लस उसको भी लेके वापस जैसे पहले था वैसे वो चला जाता, पहले जैसे स्टेट में। तो फिर आपका जब मान लो कि पहले मान लीजिए कि H प्लस ले लिया तो फिर वो एसिड रहा ही कहाँ, एसिड का मतलब H प्लस दे दिया, ठीक है। और H प्लस देने का मतलब क्या, कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। तो वही हम बोल रहे हैं कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। चलिए सर बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। लेकिन एक चीज और बताता हूं, अब ध्यान से सुनो, जितने भी एसिड हैं, क्या जितने भी यहाँ पर आपको एसिड दिख रहे हैं, क्या वो सारे के सारे कार्बन आयन है कि नहीं, देखिए ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है कि नहीं, बताइए। Sir. सारे के सारे क्या है, मेरे एनायंस है। और एनायन की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे कि देखो सर एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है कार्बन आयन की, वो क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। समझ गए आप लोग, Yes, sir. डन। नोट कर Yes. लीजिए इसको कि ये वाला जो फोर्थ वाला ये जो जा रहा है यहां से यहां तक, लिख लीजिए इसको, चलिए फटाफट। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। चले, Yes, sir. बढ़िया, आ जाइए। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है
वो एग्जांपल्स में क्या है कि हमारे पास एक जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है CH3 CO और यहाँ पर क्या हो गया OH, ये एसिटिक एसिड है, एक स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पर हमने लिया हुआ है CH2 और यहाँ पर एक Cl है, फिर हो गया ये आपका COOH, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, दो स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब आप लोगों से पूछता हूं कि भाई ठीक है, ये दोनों मान लीजिए कि ये मेरा स्ट्रक्चर A है, ये स्ट्रक्चर B है, इनका एसिडिक ऑर्डर बताइए। क्या बताइए? एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। तो आप क्या चेक करोगे कि भैया जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आ जाइए हम इनका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। यहां से आप एक H+ निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3COO-, ये निगेटिव कार्बेनाइन बना। यहाँ पर भी आप क्या करोगे? H+ निकाल दो, एसिड का काम ही वही है। तो ये हो गया आपका Cl और ये रहा CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये रहा O-। देखिएगा ये भी आपका क्या है? Cb है और ये भी आपका क्या है? Cb है, कॉन्जुगेट बेस है। और हमने आपको बताया भी था दोस्तों कि अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा ग्रुप है? +I ग्रुप है कि नहीं? Yes, sir. सर। और ये बताइए यहाँ पे Cl वाला, ये जो Cl है, क्या ये -I ग्रुप है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब बताइए कि ये Cl जो है इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसकी तरफ, तो यहाँ पर रिपल्सन कम हो जाएगा। ये सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा ना इसके लोन पेयर के। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्सन कम हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो अब सेम थिंग हैपन कि यहाँ पे +I है और यहाँ पर -I है। तो अब यहाँ पे ये जो एनायन बन रहा है ना, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर जो एनायन है, अब -I, ध्यान से सुनिएगा, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा था। तो देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो था, या आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ -I इफेक्ट ग्रुप के प्रोपोर्शनल है और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग? समझ Yes, गए आप sir. लोग? चलिए अब बताइए, ये +I ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये मेरा A जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, ये लेस स्टेबल होगा। और यहाँ पे जो है -I वाला क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। सो अब एसिडिक ऑर्डर देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इनका? तो भैया -I इफेक्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू +I वाला। तो अब वही एसिडिक ऑर्डर भी हो जाएगा। तो मोर एसिडिक ऑर्डर जो होगा वो एसिडिक ऑर्डर भी ज्यादा होगा कंपेयर टू A। क्लियर हो गया? Yes, आगे sir. बढ़े, चलिए बढ़िया है। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हमने समझ लिया, बढ़िया है। अब बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, सेकेंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। CH3 CH2 CH, ये हो गया आपका F और यहाँ पे हो गया COOH, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3, फिर ये हो गया CH, यहाँ पर एक F हो गया और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 COOH और एक और स्ट्रक्चर है वो देखिएगा CH2F CH2 CH2 COOH। देखिए इसको मैं मान लेता हूँ कि देखो सर स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकेंड है और ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? थर्ड है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हुआ है कि देखो सर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो कि भैया, नहीं एसिडिक ऑर्डर, क्या इसका एसिडिक ऑर्डर क्या हो? ठीक है, आ जाइए। अब आपको पहला काम क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? कॉन्जुगेट बेस, और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो कहूंगा सर ये H+ मिटा दो, निगेटिव लगा दो, ये H+ मिटा दो, निगेटिव लगा दो, और ये H+ मिटा दो, निगेटिव लगा दो। कॉन्जुगेट बेस बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। बाकी लोग Yes, sir. Yes, sir. बताइए। अब देखिए ये कार्बेनाइन है, मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो सर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ -I इफेक्ट।
ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है सर, हम समझ गए कि सर यहाँ पर भी एक ही माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ पर भी माइनस एक ही है, और यहाँ पर भी माइनस एक ही है। नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट तो एक ही है हर जगह, लेकिन आप एक चीज और भी बताया था कि ये डिस्टेंस डोमिनेटिंग है, जो जितना पास होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो एक बात बताइए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट सेकेंड, सॉरी सॉरी नंबरिंग गलत हो रही है, कहां से होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब बताइए कि आप पहले स्ट्रक्चर में देखोगे कि सेकेंड पोजीशन पर है, सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो थर्ड, एंड थर्ड स्ट्रक्चर पे देखोगे फोर्थ पोजीशन पर है। एक बात बताइए, जो फ्लोरीन है वो माइनस आई ग्रुप का काम कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट कम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए कि अब यहाँ पे पास में है, दूसरे पोजीशन पर है पहले स्ट्रक्चर में, तो ओबियसली पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये रहा इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एसिडिक एसिडिक ऑर्डर भी आपका वही फॉलो करेगा, फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड। समझ गए? Yes, sir. आगे बढ़े, यानी कि हमने एसिडिक ऑर्डर देख लिया है कि सर अगर कोई एसिड दिया होगा तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्टकट में आप लिख सकते हो कि भैया यहाँ पर ये हो गया एसिडिक order is directly proportional to minus I and inversely proportional to, इसको मैं लिख देता हूं, minus I and inversely proportional to plus I। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सेकेंड, ई लिख दीजिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ में ज्यादा एग्जांपल नहीं है, पर हाँ मेरे पास एग्जांपल तो है। चलिए आ जाइए। अब आप लोगों से ये कहा जाए कि ठीक है दोस्त, बेसिक का मतलब क्या है? एक हमारे पास एक बेस है, BASE, थोड़ा अलग हो गया ये तो, BASE बेस है। बेस का काम क्या है कि या तो ये क्या हो जाए, OH डोनर हो, क्या हो, OH या negative. फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस होते थे कि भैया या तो हाइड्रोक्साइड डोनर हो चाहे लोन पेयर डोनर हो। अगर ये दो चीजें हैं तो भैया वो बेसिक है, अदरवाइज वो बेसिक नहीं है। तो चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं और उसके हिसाब से समझेंगे। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वैसे तो ये आपका ऐसे नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कार्बन और CH3 और ये क्या हो गया CH3OH। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर नंबर ए बोल सकते हो इसको आप। एक और स्ट्रक्चर दे देता हूं यहाँ पर, CH3 ये स्ट्रक्चर बी हो गया। और एक और स्ट्रक्चर ले लो आप, CH3CH2OH, और ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया सी। अब एक बात बताइएगा आप लोग कि इनमें से अगर इनका बेसिक ऑर्डर आपको डिफाइन करना होगा तो अब क्या करोगे कि सर ये तो सारे के सारे OH डोनर हैं, क्या है, सारे के सारे OH डोनर। तो होगा क्या, ये अपना क्या करेंगे, OH दे देंगे। और जैसे ही OH देंगे तो यहाँ पे देखोगे कि अब बताइए ये बेस है, क्या ये बेस है। तो अब ये OH अपना देगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
बताइए ऑक्सीजन की तरफ क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा या हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा जो लिख रहा हूं वो बताइएगा, CH3 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 प्लस, और यहाँ पर मान लीजिए कि OH निकल गया, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। बताइए क्या बना? कार्बोकैटायन बना कि नहीं बना? Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पे क्या बनेगा? सिमिलरली मैं मान लेता हूँ कि OH निकल गया, तो अब बताइए ये भी कार्बोकैटायन बना, और यहाँ पर बताइएगा CH2 प्लस। क्या OH हर जगह से निकलेगा सेम पैटर्न से? तो क्या कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, यहाँ पर Yes, नेगेटिव sir. यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। Yes, अब sir. ध्यान से, चलिए बढ़िया है, सुनते रहिए। अब देखिए ये आपका बेस था, ये तीनों ऊपर बेस है, तो अब ये OH निकलने के बाद जो स्पीसीज ये बना हुआ है और ये बना हुआ है और ये बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे? Conjugate acid. ये आपका क्या हो जाएगा? Ca कॉन्जुगेट एसिड, Ca कॉन्जुगेट एसिड। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि ये कॉन्जुगेट एसिड है क्या? एग्जैक्टली कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्बोकैटायन। तो अब मान लीजिए कि कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो OH जो सोल्यूशन में दिया हुआ है वो वापस लेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? और जब लेगा नहीं मतलब अच्छा बेस है वो। और कुछ ऐसे होंगे जो लेस स्टेबल होंगे तो देने के बाद वापस ले भी लेंगे, तो वो बेस हुए नहीं, अच्छे बेस नहीं हुए। तो अब यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। बताइए, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना हुआ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एसिड है क्या? कार्बोकैटायन है कि नहीं? बताइए आप लोग। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और इसमें देखते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, है कि नहीं? समझ गए आप लोग? अब बताओ कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन? कोई बताएगा मुझे? Tertiary carbocation. More stable than secondary than primary. अब बताइए, ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो जो बेसिक ऑर्डर होगा वो भी इनमें क्या हो जाएगा? यही होगा कि नहीं होगा? कितने लोग समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Sir. बाकी लोग समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बढ़िया है। लेकिन एक चीज और काम करना है। देखो आप लोग बोल रहे हो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। कुछ लोगों को अगर नहीं आ रहा होगा तो ये जो सारे लेक्चर्स है ना एक दूसरे से इंटरलिंक है। भले ही मैं स्लो चल रहा हूँ लेकिन अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि कवर करते हुए चलूं। तो पिछला लेक्चर अगर आप लोग नहीं समझोगे तो ये वाला मुश्किल हो जाएगा आप लोग। आई होप अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल्स मैंने ले रखा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सो सेकेंड जो है यहाँ पर भी बेसिक हम डिफाइन करेंगे। आ जाइए यहाँ पर दिखाता हूँ कि CH3 CH2 और ये हो गया आपका NH2 लोन पेयर। चलिए बहुत बढ़िया सर। एक और स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पर देखोगे NH2 लोन पेयर। फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है? CH3। ठीक है, चलो थोड़ा स्ट्रक्चर मुझे बड़ा बनाना चाहिए था कि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये लोन पेयर, और आखिरी जो स्ट्रक्चर है ये रहा आपका 5 मेंबर्ड की रिंग है। यहाँ पे नोट करते रहिएगा साथ साथ में। लोन पेयर, एक बात बताइए कि अगर हमने क्या बोला था अगले स्ट्रक्चर में कि देखो सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो भी हम क्या बोलेंगे कि वो बेस की तरह काम कर, कैसा काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। हटता क्यों नहीं यार?
क्या है ये? तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको हटाना है मुझे। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट बस। हाँ, multiple application at once, saving one participant can share at a time. अच्छा ये रहा। हाँ चलिए, हाँ बढ़िया। सॉरी एक्चुअली वो कुछ इशू आ गया था इसमें। अब देखिएगा, अगला स्ट्रक्चर जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ करा था, आप देखे होंगे। अब देखिए मैंने इसको बोल दिया कि देखो सर ये ए स्ट्रक्चर है, ये आपका बी स्ट्रक्चर है, ये सी है और ये डी स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब इनमें अगर बेसिक ऑर्डर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे कि देखो सर, जो हमने बेसिक ऑर्डर देखा हुआ था, तो बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता ही होगा, एक बार देख लीजिएगा। हुआ क्या कि रीजन यहाँ पे क्या चल रहा था कि देखो सर, हमने मान लिया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अभी देखिए ये क्या, ये पूरा प्लस आई ग्रुप है, एक प्लस आई ग्रुप। अब बताइएगा, यहाँ पर ये भी देख रहे हो कि कैसा काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये पूरा रिंग कैसा काम करेगा, प्लस आई ग्रुप रहा, एक ही प्लस आई ग्रुप है वहां पर। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पर भी एक प्लस आई ग्रुप है, एक प्लस आई ग्रुप यहाँ पर भी कितना है, तो एक प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्लस आई ग्रुप ये है, एक प्लस आई ग्रुप ये है, एक प्लस आई ग्रुप ये है। यहाँ पर चेक करोगे तो एक तरफ से ये प्लस आई ग्रुप, एक तरफ से ये प्लस आई ग्रुप। अब एक बात बताइए, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा, ये 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा, सॉरी ये गलती हो गया, ठीक है, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव है, 1 अपॉन इनवर्सली है इन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप के। तो इतने पे आप फोकस करिएगा कि भाई किस में सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप है, सी में। Yes, sir. Yes, sir. अब होगा क्या, एक ही को मैं अच्छे से समझाऊंगा, सी वाले को, और आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में जैसे भी करना हो, फिर हर जगह मैं बताता नहीं फिरूंगा, ताकि हमें टाइम बचाना है। ये बहुत बड़ा सा ह्यूज सा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। ये रहा आपका CH3। ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसी को दे देगा, क्या करेगा, किसी को दे देगा, तो हम मानेंगे कि भैया ये बेस है, लेविस बेस है, ठीक है। अब इसके क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये सारे प्लस आई ग्रुप है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने चाहिए थे कायदे से उधर, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होने चाहिए थे, ये अपने प्लस आई कैरेक्टर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, Yes, sir. सोचिए आप, यही होगा कि नहीं होगा, Yes, सोच Yes, रहे sir. हो बाकी लोग? Yes, sir. देखिए अब हुआ क्या कि ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन पास आ गया, क्योंकि प्लस आई ग्रुप था। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन जो था सिग्मा बॉन्डेड, ये शिफ्ट होके कहाँ चला गया, नाइट्रोजन के पास, और ये भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला गया। अब एक बात बताइए, जिनको मैंने क्या करा हुआ है कि सर्कल करा हुआ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके नाइट्रोजन के पास आ गए, और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अगर ये किसी को दे देता है, क्या कर देता है, दे देगा, तो कैसा काम करेगा, बेस की तरह। अब बताइए, प्लस आई होने की वजह से ये जो मैंने ब्लू कलर दिखाया हुआ है,
येलो कलर वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, और ये जो राउंडेड रेड कलर वाला दिखाया हुआ है, इनके इनके बीच में क्या रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं बहुत राउंड कर रहा हूँ ये, और ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पास में आ रहा है नाइट्रोजन के, इनके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास बढ़ेगी, तो ये जो मैंने ये बहुत बड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, बीच में जो 2 येलो इलेक्ट्रॉन है उन पर रिपल्शन होगा निगेटिव चार्ज की वजह से, और ये आसानी से किसी को दे देगा। समझ में आ रही बात? और जितनी आसानी से दे देगा तो वो उतना ही अच्छा बेस काम करेगा। तो जहां पर ज्यादा प्लस आई होगा वो अच्छा बेस होगा। तो अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा प्लस आई कहां पर है? सी में। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, बेसिक ऑर्डर की, बेसिक ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सी। उसके बाद से सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ है? डी में। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? डी। और उसके बाद से आप चेक करोगे तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है इस वाले रिंग में, और यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है बताइए? 2 कार्बन है। तो अब प्लस आई किस में ज्यादा होगा? 6 कार्बन वाले में। तो Yes. आपका बी बी। ऑप्शन एंड देन ए ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया। Yes, sir. Yes. सर। बहुत बढ़िया। सो हमने बेसिक ऑर्डर या फिर एसिडिक ऑर्डर या स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, बेस्ड ऑन हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हमने देखा है। सो चलिए इसके बाद हेडिंग डालिए रेजोनेंस। हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अच्छा, यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या हम लोग? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए दोस्तों। CH3N नहीं रहने देते हैं, बाद में पढ़ेंगे उसको एमाइंस में। ठीक है, रेजोनेंस है, ये कुछ लाइंस है, आप लोग फटाफटी से पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। चलो दोस्तों, पढ़ लो इसे एक बार। 35 टाइम हो गया यार, टाइम का पता ही नहीं चलता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है, सो रेडी गाइस, कंटिन्यू करें। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, रेजोनेंस का मतलब क्या है? पहले तो एग्जाम्पल, और फिर हम यहाँ पे ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो सारी चीजें हम समझेंगे। हमारे पास एक स्ट्रक्चर ले रहे, वो स्ट्रक्चर क्या है देखते रहिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग समझते रहिएगा, जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। आप कितने लोग हैं यहाँ पर? 19 18 लोग हो। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, ना समझ में आए तो तुरंत देखिए। यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH2CH, और यहाँ पर हमने लिखा CH2। देखिएगा, इसका नाम है ब्यूटाडाइन। क्या नाम है इसका? ब्यूटाडाइन। और आप अगर IPSC नाम रखोगे तो 1,3 ब्यूटाडाइन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि देखो सर, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और जैसे ही ब्रेक होगा तो अगले स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ समझ में आ जाए।
यहाँ पर देखोगे कि CH2 इस पे प्लस आएगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कितने लोग समझ गए भाई बताइए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes. बढ़िया। अब आप लोगों से पूछता हूं कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या इधर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोचिए, आप लोगों के पास 5 से 10 सेकेंड है और फिर बताइए। सब के सब सोचो यहाँ पे, और अगर ब्रेक होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो भी क्यों? कोई तो एक बताए कम से कम। चलिए मैं बताता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एक बात बताइए कि अगर मैं ये वाला बॉन्ड जो है इधर ब्रेक करूंगा तो कितने लोगों को लगता है कि इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, अगर मैं लेफ्ट साइड ब्रेक करूंगा, सर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और पहले से ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अब बताइएगा कि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, अब क्या होगा? लाइक चार्ज। क्या हो जाएगा? Like charge. लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज है। यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन। और रिपल्सन होगा तो आपकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स Stable. आर लेस स्टेबल। समझ में आ गया? मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है आपका? रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो सर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स आपका हाईली लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब हम चाहते क्या है कि कोई भी सिस्टम हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। आप भी चाहते हो कि देखो सर कुछ अच्छा पढ़ लिख के बन जाए, अच्छा खासा जॉब हो, अच्छा खासा मतलब सब कुछ हो, ताकि मैं स्टेबल रहूं, ज्यादा परेशान ना रहूं। तो अब आप लोग समझ जाइएगा कि अगर दोस्तों इसको लिख लीजिए, लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा और मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आ जाइए, अब मैं यहां पर बताता हूं कि अगर इसी बॉन्ड को मैं राइट साइड ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. चलिए बढ़िया है। और आगे जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो देखिएगा, यहाँ पर आप देखोगे कि अब यहाँ पे अपोजिट चार्ज है और इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, और अट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? तो यह मॉलिक्यूल्स आपका स्टेबल हो जाएगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पर प्लस और माइनस मिलके एक पाई बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे? Pi bond. तो ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर, ये रहा आपका CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? Yes, Yes. sir. चलिए, सो अब लोग आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कब के सर बॉन्ड किस तरफ बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए सर। अब देखिएगा, अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई साहब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको भी आप चाहो तो, अब आप लोग समझिएगा कि ये रहा आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रहा आपका स्ट्रक्चर सेकेंड, और ये रहा आपका स्ट्रक्चर थर्ड। तीनों आप लोगों को दिख रहा होगा। तीनों में आप देखोगे कि एक बार डबल बॉन्ड जो है 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 एंड 4। अब आप लोग बताइए कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप यहाँ देखोगे कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डबल बॉन्ड है और थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो सर यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पर सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर? Yes, sir. हो क्या रहा है कि अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो कि भाई थर्ड स्ट्रक्चर में सेकेंड और थर्ड के बीच में भी डबल बॉन्ड है, और पहले वाले में क्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब हम ये मान के चलेंगे दोस्तों हम कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी रियलिटी में डबल बॉन्ड तो है कि नहीं? Yes, sir. रेजोनेंस क्या बोलता है कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, बीच वाले को मिटा दीजिए, इसको मान लीजिए कि ये रहा आपका सेकेंड स्ट्रक्चर, हमने फर्स्ट और सेकेंड को
मिला के हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल देते हैं? Resonating structure. ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर है क्या सर? नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड वाला, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बढ़िया। हमने करा कि देखो साहब, पहला और दूसरा दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल है। और वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिएगा, CH2 CH CH CH2। और जो बॉन्ड है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो बॉन्ड है वो यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, और यहाँ पर भी बॉन्ड है। तो हमने क्या करा कि देखो सर, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये क्या होता है? मोर स्टेबल। क्या होता है बताइए? ये मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है? उसका रीजन सुनिएगा। अब आप लोगों से ये बोलूं कि देखो सर, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट पे आ जाइए, व्हाइट कलर से मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और थर्ड और फोर्थ के बीच में भी क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे। पहले 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में फिक्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वही टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूरे चारों कार्बन पूरे मॉलिक्यूल्स में फैल गए कि नहीं फैल गए? यहाँ पे देखिए, बताइए, पूरे मॉलिक्यूल्स में फैल गए ना। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये आपका रियल स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? ये रियल स्ट्रक्चर है। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर यही स्टेबल होता है। तो आप ये नोट करिए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ना, वो मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, पूरे मॉलिक्यूल्स में फैल जाता है। और जब मॉलिक्यूल्स में फैलेगा तो आप ध्यान से सुनिएगा कि जो चार्ज डेंसिटी है वो वीक हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? जो पहले 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन फैला हुआ था, अब वो चारों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलने की वजह से चार्ज डेंसिटी आपका क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और जब चार्ज डेंसिटी वीक होगी तो मेरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे देखिएगा, रेजोनेंस का मतलब क्या है कि द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है। अब देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन ही तो पूरे मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्स हो रहा है ना। फाइनल स्ट्रक्चर में आप देखिए कि जो आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, वो पूरे मॉलिक्यूल्स में रेड कलर से दिखाया हुआ है, फैल गया। और जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, फैलेगा तो ज्यादा एरिया में, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मेरा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो Yes, इस sir. नोट को कर लीजिए कि थ्रू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिस्पर्स इन होल मॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है। Yes, sir. चलिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है रेजोनेंस के लिए, वो हम देखते हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। Yes, sir. सभी लोगों ने कर लिया? सभी लोगों ने? Yes, sir. चलिए, बढ़िया। अब बात करते हैं कि देखो सर, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होना चाहिए? कंडीशन फॉर रेजोनेंस
उन्होंने बोला कि सर कंडीशंस क्या होगी रेजोनेंस के लिए, तो वो सुनिएगा। चलिए, कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स शुड बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या होना चाहिए आपका? मॉलिक्यूल्स शुड बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, डन। अब इस बात को समझते हैं कि सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। मॉलिक्यूल शुड बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? चलिए आ जाइए, सुनते रहिए। अगर आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझना है तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो सर, ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, स्ट्रक्चर फर्स्ट। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि सेकेंड स्ट्रक्चर में कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो गया CH2, यहाँ पर क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर में आप नोट करते रहिए, मैं बताता हूँ अभी। सो थर्ड स्ट्रक्चर में कौन सा रखे? हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तीन स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए आ जाइए, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. आगे देखिए, मॉलिक्यूल्स शुड बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो कंपाउंड है ना, उसमें ऑर्गेनिक जो चेन है उसमें होना क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ध्यान से सुनिएगा, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद से आपका सिंगल बॉन्ड, और फिर उसके बाद से क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। यानी कि जो आपका बॉन्ड होगा ना उस मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद क्या आ गया? डबल बॉन्ड, फिर क्या हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, तो उसके बाद देखोगे कि यहाँ पर क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, और फिर उसके बाद से डबल बॉन्ड। मतलब एसबी का मतलब सिंगल बॉन्ड, डीबी का मतलब डबल बॉन्ड। ऊपर भी हमने डी फॉर डबल, एस फॉर सिंगल रखा हुआ है। एक बात बताइएगा, ऊपर वाले में स्ट्रक्चर में आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या कि भैया ये देखिए आपका डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो क्या ये आपका कौन सा सिस्टम हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? Conjugated system. कॉन्जुगेटेड सिस्टम की कंडीशन कि भैया हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में होगा। एक डबल बॉन्ड आया तो उसके बाद सिंगल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड आया तो फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ऐसे अगर सिस्टम आपको कहीं दिख जाए दोस्तों, तो वो क्या होगा? आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब एक बात बताइएगा कि भैया जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा। देखिए, पहले सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? No, sir. नहीं। No, sir. उसके लिए कंडीशन क्या है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। एटलीस्ट डबल सिंगल दो तो होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिंगल सिंगल, तो नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तब ये कॉन्जुगेटेड होता। यानी कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। चलिए, अब बात आती है यहाँ पर, तो आप देखिएगा थर्ड स्ट्रक्चर में, बताइए क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? No, sir. No, sir. नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा। अब आ जाइए, देखिए, अगर आपको लगता है, देखिए ये क्या है आपका सिंगल डबल सिंगल डबल,
ठीक है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। तो अगर कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो भी आप उसको किस में कंसीडर करोगे कि सर पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट है, वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसीलिए मैंने लिया था। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो ये भी आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फोर्थ स्ट्रक्चर में आ जाइएगा। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं कि भाई बेंजीन रिंग तो आप सबको पता है, तो ये रहा डबल सिंगल डबल, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आप चेक करिए तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये भी हो गया आपका कॉन्जुगेटेड। अब बताने की जरूरत है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में? No, sir. No, ठीक है, sir. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मींस क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। नोट में यहाँ पे लिख लीजिए, बगल में ऊपर मैं लिख रहा हूँ स्क्रीनशॉट में कि भाई अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, डन। Done, Yes, sir. sir. चलिए, मैंने आप लोगों का 50 मिनट समथिंग पढ़ा दिया है। अब आगे हम रेजोनेंस को एक लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। बशर्ते आप लोग जो मैंने पढ़ाया उसको 5 मिनट, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवीजन करने में। कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट। अभी आप 10 मिनट में अभी पढ़ लो, और जो आपका खुद का नोट होगा ना अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में चाहे जैसे भी आप लोग लिखते हो, उसको आप लोग लिख लो। और फिर उसके बाद से कल मिलेंगे, तो एक बार कल रिवीजन कर लीजिएगा क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट, और अभी 15 मिनट। ठीक है, अभी मैं Yes, भेज sir. देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, मुझे अभी खाना खाना पड़ेगा। Good night, sir.